हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े कामयाबी के लिए बड़ी एक्शंस की जरूरत होता है, एक आर्थ कटरिंग इम्प्रूवमेंट, एक डिफाइनिंग मूवमेंट। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम उस एक पल की तरफ भागते हैं और हम छोटे छोटे पलों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसमें असली ताकत छुपी है। आज हम उस इनविजिबल ताकत को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लगभग ना के बराबर होने वाले 1% बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये है पार्ट 1। इस पार्ट में हम 3 लेसन्स और उसके अंतर्गत आने वाले 10 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप हो सके तो एक बार में एक ही चैप्टर सुने, लेकिन ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहला लेसन द फंडामेंटल्स के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। हम एक ऐसी साइकिलिंग टीम की कहानी देखेंगे जो 100 सालों तक हारती रही और फिर कुछ सालों में उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 1908 से लेकर के 2003 तक 95 सालों में उन्होंने ओलंपिक गेम्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। उन्होंने साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस, उसमें 110 सालों में एक भी बार उन्होंने नहीं जीता था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि यूरोप के टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अपनी साइकिल बेचने से मना करते थे। उन्हें डर था कि अगर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम उनके गियर्स को इस्तेमाल करते हुए दिख गई तो उनकी सेल्स गिर जाएगा। फिर 2003 में एक आदमी आया, नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव बेल्सफोर्ड, और उसके पास एक स्ट्रेटेजी था, एक फिलोसफी, जिसे उसने नाम दिया द एग्रेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसका मतलब सिंपल था, हर एक चीज जो साइकिल चलाने में जाती है उसे तोड़ो और हर एक चीज को सिर्फ 1% बेहतर बनाओ। बेल्सफोर्ड और उसकी टीम ने शुरुआत की उन छोटे छोटे बदलावों से जिनकी आप उम्मीद भी नहीं करेंगे। उन्होंने बाइक की सीट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए रीडिजाइन किया, टायर्स पर बेहतर ग्रिप के लिए अल्कोहल रगड़ा, राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनाए ताकि उनकी मसल्स टेम्परेचर आइडियल रहे। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उन जगहों पर 1% इंप्रूवमेंट ढूंढना जारी रखा जिन्हें कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अलग अलग मसल जेल्स टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि कौन सा सबसे तेजी से मसल रिकवरी करता है। उन्होंने एक सर्जन को हायर किया जो हर राइडर को हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका सिखाए ताकि बीमार पड़ने की चांसेस कम हो। उन्होंने हर राइडर के लिए अच्छे तकिए, अच्छे ग्रेड की मैट्रेस लगाए ताकि उन्हें सबसे अच्छी नींद आए। उन्होंने टीम की ट्रक को अंदर से सफ़ेद पेंट कर दिया ताकि धूल की वो छोटे छोटे कण भी दिख जाए जो फाइनली ट्यून बाइक्स की परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सैकड़ों छोटे छोटे सुधार जब एक साथ जमा हुए तो नतीजे इतना तेजी से आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। सिर्फ 5 साल बाद 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते। 2012 की लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े और उसी साल टूर द फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने। और अगले 6 सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 5 बार टूर दे फ्रांस जीता। 2007 से 2017 तक 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 गोल्स और टूर द फ्रांस में 5 बार जीते। लेकिन कैसे? इसके पीछे का गणित हैरान करने वाला है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल की अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं, और अगर आप 1% बदतर होते हैं हर दिन तो आप लगभग 0 तक गिर जाते हैं। इस चीज को बेहतर समझने के लिए एक रेफरेंस, एक ग्राफ आपके स्क्रीन पर। आदतें यानी कि हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग ऑफ स्मॉल हैबिट्स। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही आपकी आदतों का असर मल्टीप्लाई होता है जब आप उन्हें रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये असर रोज दिखता नहीं है। आप आज थोड़ा पैसा बचाते हैं लेकिन आप अब भी मिलीनियर नहीं हैं। आप 3 दिन तक जिम जाते हैं, आप अभी भी आउट ऑफ शेप हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे जल्दी नहीं दिखते हैं और हम वापस से अपनी पुराने रूटीन में लौट जाते हैं। एक छोटा सा बदलाव जैसे कि एयरप्लेन की रूट को सिर्फ 3.5 डिग्री बदलना। शुरुआत में प्लेन की नाक सिर्फ कुछ फीट हिलती है, लेकिन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाते हुए आप वाशिंगटन डीसी में लैंड करेंगे।
आपकी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को बिल्कुल अलग ही मंजिल तक लेके जा सकता है। हर कंपाउंडिंग प्रोसेस का एक नियम है, सबसे पावरफुल आउटकम्स डिलेड होता है। इसे समझने के लिए आइस क्यूब का कल्पना कीजिए। कमरे की टेम्परेचर 25 डिग्री है, धीरे धीरे वो बढ़ता है 26, 27, 28, 29, 30, 31 डिग्री। आइस क्यूब ऐसे की वैसे ही है। और फिर 32 डिग्री, आइस पिघलना शुरू हो जाता है। एक डिग्री के बदलाव जिसने एक बहुत बड़ा चेंज अनलॉक कर दिया। ये पहले की मेहनत बेकार नहीं गई थी, वो स्टोर हो रही थी। सारी एक्शन 32 डिग्री पर होता है। बम्बू का पेड़ पहले 5 साल तक दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो जमीन के नीचे नीचे अपने जड़ें मजबूत कर रहा होता है और फिर 6 हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। हमारी आदतें भी ऐसी ही हैं। हम अक्सर एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से गुजरते हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे नहीं दिखते और हम हार मान लेते हैं। हम उस 31 डिग्री के क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाते, जिसे मैं कहता हूं द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए एक रेफरेंस, एक ग्राफ आपके स्क्रीन पर। जब आप उस प्लेटू को तोड़ के आगे निकलते हैं तो लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये उस काम का नतीजा है जो आपने बहुत पहले किया था, जब आपको लग रहा था कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ये उस पत्थर तोड़ने वाला की तरह है जो एक चट्टान पर 100 बार हथौड़ा मारता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वो जानता है कि ये आखिरी चोट से नहीं हुआ है बल्कि उससे पहले की 100 चोटों से हुआ है। तो हम इस प्लेटू को कैसे तोड़ें? हम ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो इतनी लंबी चले कि वो कंपाउंडिंग की जादू को दिखा सके? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गोल्स ही प्रॉब्लम्स हैं, गोल्स वो नतीजे हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, सिस्टम्स वो प्रोसेस है जो उन नतीजों तक ले जाता है। सबको लगता है कि गोल सेट करो, स्मार्ट बनो, लेकिन बेल्सफोर्ड ने प्रूव किया कि गोल्स सबके पास होते हैं, सिस्टम्स किसी किसी के पास। ये साइकिलिंग की इतिहास की सबसे सफल दौर माना जाता है। अगर आप कोच है तो आपका गोल है चैंपियनशिप जीतना। आपका सिस्टम्स है प्लेयर को रिक्रूट करना, प्रैक्टिस कंडक्ट करवाना। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपका गोल है $1 मिलियन बिजनेस बनाना, लेकिन आपका सिस्टम है प्रोडक्ट टेस्ट करना, एम्प्लॉयज हायर करना। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आप अपने गोल्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ अपने सिस्टम पर फोकस करते हैं तो क्या आप फिर भी सफल होंगे? मेरा मानना है हाँ। गोल्स के साथ 4 बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है विनर्स और लूजर्स दोनों की गोल्स सेम ही होता है। हर ओलंपियन गोल्ड जीतना चाहता है तो गोल उन्हें अलग नहीं करता है, उनका सिस्टम करता है। दूसरा प्रॉब्लम, गोल हासिल करना एक मोमेंटरी चेंज है। आप एक गंदा कमरा साफ करते हैं, ये आपका गोल था, लेकिन अगर आपकी आदतें वही हैं तो कमरा फिर से गंदा हो जाएगा। आपने सिम्टम्स का इलाज किया, कॉज का नहीं। तीसरी प्रॉब्लम, गोल्स आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब मैं अपना गोल हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। ये एक आइदर और कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, या तो आप जीते या तो आप हारे। अब चौथा प्रॉब्लम, गोल्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस की खिलाफ है। बहुत एथलीट्स मैराथन रेस खत्म होते ही ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। जब आपका सारा फोकस एक ही गोल पर होता है तो हासिल करने के बाद आपको क्या धकेलेगा? गोल्स का मकसद है गेम को जीतना, सिस्टम का मकसद है गेम को खेलते रहना। अगर आप अपनी आदतें बदलने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems। और यही इस किताब का कोर थीम है, यही एटॉमिक शब्द का गहरा मतलब है। एक एटॉमिक हैबिट एक छोटा सा बदलाव है, एक 1% इम्प्रूवमेंट। लेकिन ये सिर्फ छोटी आदत नहीं है, ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स कमाल की नतीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये छोटे भी हैं और शक्तिशाली भी। तो अब जब हम समझ लिए हैं कि हमें गोल्स पर नहीं सिस्टम पर फोकस करना है, तो अब अगला चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी आदतों को और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। लेसन 1 के अंदर चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपका पूरा सेल्फ इमेज बदल सकता है।
दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने कंपाउंडिंग का मैजिक देखे। हमने जाना कि कैसे 1% का छोटा सा बदलाव समय के साथ साथ 37 गुना बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये इतना पावरफुल है तो अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों है और बुरी आदतें छोड़ना लगभग नामुमकिन सा क्यों लगता है। दोस्तों, हम सब कोशिश करते हैं, मोटिवेशन भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से वैसे ही हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दो गलतियां करते हैं। पहला गलती, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी गलती, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती को समझेंगे। बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स होते हैं। आप उन्हें ऑनियन या प्याज की लेयर्स की तरह समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आपका रेफरेंस इमेज। पहली और सबसे बाहरी लेयर है आउटकम्स, मतलब कि आपको क्या मिलता है। वजन कम करना, किताब पब्लिश करना, चैंपियनशिप जीतना, आपके ज़्यादातर गोल्स इसी लेवल पर होते हैं। दूसरी लेयर है प्रोसेस, यानी कि आप क्या करते हैं। जिम में नई रूटीन, डेस्क को साफ करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस, आपकी ज़्यादातर आदतें इसी लेयर पर होता है। और तीसरी और सबसे गहरी लेयर है आइडेंटिटी, मतलब कि आप क्या विश्वास करते हैं, आपका वर्ल्ड व्यू, आपका सेल्फ इमेज। तो जब हम बदलाव की कोशिश करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम शुरुआत करते हैं बाहर से, आउटकम से, कि मुझे पतला होना है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। प्रॉब्लम्स लेयर में नहीं है, प्रॉब्लम्स बदलाव करने की दिशा में या डायरेक्शन में है। स्क्रीन पर आपका रेफरेंस इमेज। असली बदलाव बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर की तरफ होता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हम इससे शुरुआत नहीं करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, हम इससे शुरुआत करते हैं कि हमें क्या बनना है, हम कौन बनना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है, पहला इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन ये इंसान अभी भी विश्वास करता है कि वो एक स्मोकर है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बिलीव्स वहीं पर है। दूसरा इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। एक छोटा सा फर्क, लेकिन ये आइडेंटिटी में बदलाव का सिग्नल है। स्मोकिंग उसकी पुरानी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं। जब तक आप अपनी अंदर की बिलीव्स को नहीं बदलेंगे, आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपके नए प्लान्स को हमेशा सबोटेज करती रहेगी। हर सिस्टम ऑफ एक्शंस के पीछे एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स होता है। आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी एक कंज्यूमर की है, एक खर्च करने वाला की है, ना कि एक क्रिएटर की, तो आप हमेशा खर्च करने की तरफ खींचते रहेंगे। आप बेहतर हेल्थ चाहते हैं, लेकिन आप अगर आराम को मेहनत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो आप हमेशा आराम करने की तरफ खींचते रहेंगे। तो हम आइडेंटिटी को कैसे बदलें? ब्रियन क्लर्क नाम की एंटरप्रेन्योर की कहानी सुनिए। उसे बचपन से अपने नाखून चबाने की आदत थी। एक दिन उसने तय किया कि वो ये आदत छोड़ेगा, और उसने विल पावर से छोड़ भी दी। लेकिन फिर उसने एक अजीब काम किया। उसने अपने पत्नी से कहा कि वो उसके लिए एक मैनिक्योर अपॉइंटमेंट बुक करे। उसने सोचा कि अगर वो अपने नाखून मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च करेगा तो वो उन्हें नहीं चबाएगा, और ये काम कर गया, लेकिन मोमेंटरी रीजन से नहीं। मैनिक्योर ने पहली बार उसके नाखूनों को सुंदर बना दिया। उसे अपने नाखूनों पर गर्व या प्राइड महसूस होने लगा, और जैसे ही उसकी प्राइड उस आदत से जुड़ गई, उसने कभी अपने नाखून नहीं चबाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे अच्छा रूप तब आता है जब एक आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। जब कोई आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। लेकिन ये कहना एक बात है कि मैं वो इंसान हूँ जो ये चाहता है, और ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि मैं वो इंसान हूँ जो ये है। असली बिहेवियर चेंज आइडेंटिटी चेंज है। आप एक आदत मोटिवेशन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ टिके सिर्फ इसलिए रहेंगे क्योंकि वो आपके पहचान का हिस्सा बन जाता है। गोल एक किताब पढ़ना नहीं है, गोल है एक रीडर बनना। गोल एक मैराथन दौड़ना नहीं है, गोल है एक रनर बनना।
गोल एक इंस्ट्रूमेंट सीखना नहीं है, गोल है एक म्यूजिशियन बनना। आप जो करते हैं वही बताता है कि आप कौन हो, और जो आप बार बार करते हैं आप वही बन जाते हैं। लेकिन हर आदत की तरह ये भी एक दो धारी तलवार है। जब आइडेंटिटी आपके लिए काम करता है तो ये एक पावरफुल फोर्स होता है, लेकिन जब ये आपके खिलाफ काम करता है तब ये आपके लिए एक श्राप बन जाता है। हम सब अपने दिमाग में कुछ बिलीव्स या कुछ कहानियां लेकर घूमते हैं। मुझे रास्ते याद नहीं रहते, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, मैं हमेशा लेट होता हूँ। जब आप एक कहानी सालों तक खुद को सुनाते हैं तो आप उस पर विश्वास करने लगते हैं और वही कहानी आपकी रियलिटी बन जाता है। और फिर आप उन एक्शंस को रेजिस्ट करने लगते हैं जो आपकी उस आइडेंटिटी के खिलाफ हो। पॉजिटिव चेंज के रास्ते में सबसे बड़ा ब्लॉक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब हम इस श्राप को कैसे तोड़ें, कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करें। आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों से उभरती है। आप पहले से बने हुए विश्वासों के साथ पैदा नहीं होते, हर विश्वास अनुभव के साथ सीखा जाता है। आपकी आइडेंटिटी आपकी रिपीटेड ब्रिंगनेस है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास उसका सबूत है। अगर आप 20 साल तक हर संडे चर्च जाते हैं तो आपके पास सबूत है कि आप एक रिलीजियस हैं। तो अपनी आइडेंटिटी बदलने का तरीका अपने आप को नया सबूत देना है। ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला, तय कीजिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, और दूसरा, छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित कीजिए। पहले ये तय कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, आपके वैल्यूज क्या है। तो बस एक सवाल पूछिए, वो कौन सा इंसान है जो ये सब कर सकता है। जैसे जो 40 किलो लूज करता है वो कैसे सोचता है, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है वो क्या रूटीन फॉलो करता होगा, जो एक बिलियनियर है वो क्या प्रायोरिटीज रखता होगा। उस इंसान की आइडेंटिटी को इमेजिन कीजिए और फिर छोटे छोटे कदम उठाइए। आप हैबिट से आइडेंटिटी बनाते हैं और आइडेंटिटी से हैबिट और स्ट्रांग होती है। इट्स ए फीडबैक लूप एंड यू आर द प्रोग्रामर। ऑथर खुद कहते हैं कि मैं पहले राइटर नहीं था, लेकिन हर मंडे और थर्सडे को लिखने लगा। वो लिखते गए और वो एक दिन देखे कि मैं राइटर बन चुका हूँ। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं आप एक राइटर हैं। हर बार जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं आप एक एथलीट हैं। हर बार जब आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोत्साहित करते हैं आप एक लीडर हैं। हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। आपको इनोनिमस वोट की जरूरत नहीं है, आपको बस मेजोरिटी हासिल करना है। तो आदतों का असली मकसद क्या है? ये लाइफ हैक्स के बारे में नहीं है, ये ज़्यादा पैसा कमाना या वजन कम करने के बारे में नहीं है। आदतें कुछ पाने के बारे में नहीं है, आदतें कुछ बनने के बारे में है। आपकी आदतें वो चैनल है जिसके जरिए आप अपने बारे में अपने सबसे गहरे विश्वासों को बनाते हैं। क्वाइट लिटरली यू बिकेम योर हैबिट्स। आइडेंटिटी चेंज आदत बदलने का नॉर्थ स्टार है। ये वो दिशा है जिसे हमें फॉलो करना है। तो अब जब हमने समझ लिया है कि हमें कौन बनना है, तो अब हमें ये समझना है कि कैसे बनना है। आदतों का वो 4 स्टेप मॉडल क्या है, वो 4 स्टेप मॉडल क्या है जो हमारे हर बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अब चैप्टर 3 को डिकोड करते हैं। आप चाहे तो हर सुबह जिम जा सकते हैं, आप चाहे तो डेली मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, आप चाहे तो एक नए बिजनेस पर काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों नहीं है? क्या है वो फोर्स जो हमें रोकती है? और क्या है वो फॉर्मूला जो किसी भी आदमी को आदत का माहिर बना देता है? आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो दुनिया की हर डिसिप्लिन के अंदर छुपा है, द हैबिट लूप। हम शुरू कर रहे हैं लेसन 1 द फंडामेंटल्स के अंदर चैप्टर 3 हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। पिछली चैप्टर में हमने आदत बदलने का नॉर्थ स्टार को जाना। आइडेंटिटी चेंज हमने सीखा कि असली बदलाव क्या या कैसे से शुरू नहीं होता है, वो कौन से शुरू होता है, आप कौन बनना चाहते हैं।
तो अब जब हमने ये तय कर लिया है कि हमें कौन बनना है, तो अब हमें ये समझना है कि कैसे बनना है। आदतों का वो मेथड्स क्या है, वो कौन सा नियम है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसे समझने के लिए हम 1898 में चलेंगे और एक साइकोलॉजिस्ट और कुछ बिल्लियों की कहानी सुनेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट जो जानवरों के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो बिल्लियों को एक पजल बॉक्स के अंदर रखते थे। बॉक्स इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बिल्ली एक सिंपल सा काम करके, जैसे एक लीवर दबाकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकती थी और बाहर उसके लिए खाना रखा होता था। शुरुआत में बिल्लियां बॉक्स के अंदर आते ही परेशान हो जाती थी। वो इधर उधर पंजे मारती, कोने में अपना सर घुसाती और फिर कुछ मिनट्स की कोशिश के बाद गलती से उसका पंजा उस जादुई लीवर पर पड़ जाता, दरवाजा खुलता और वो आजाद हो जाती। थॉर्नडाइक ने हर बिल्ली के बिहेवियर को कई ट्रायल्स तक ट्रैक किया। पहली बार एक बिल्ली को बाहर निकलने में 160 सेकेंड लगा, दूसरी बार 30 सेकेंड, तीसरी बार 90 सेकेंड्स। लेकिन 20 से 30 ट्रायल्स के बाद कुछ अजीब हुआ। वो बिल्ली सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बाहर निकल रही थी। 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड। वो गलती करना बंद कर चुकी थी। वो सीधा सॉल्यूशन पर जा रही थी। उसके दिमाग में कुछ बदल गया था, एक आदत बन चुकी थी। थॉर्नडाइक ने इससे क्या सीखा? उन्होंने लर्निंग प्रोसेस को डिस्क्राइब किया। जिन बिहेवियर्स के बाद संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, उनके रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिनसे संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं, उनके रिपीट होने की संभावना कम हो जाती है। यही हमारी सारी आदतों का आधार है। लेकिन हमारा दिमाग आदतें बनाता ही क्यों है? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का बोटलनेक है। वो एक बार में सिर्फ एक प्रॉब्लम पर ध्यान दे सकता है। इसलिए दिमाग हमेशा कोशिश करता है कि वो कॉन्शियस अटेंशन को बचा कर रखे, और जब भी वो किसी भी काम को ऑटोमेट कर सकता है, वो कर देता है। और यही है आदत का बनना। आदतें आपकी दिमाग का कॉग्निटिव लोड कम करती है। ये वो मेंटल शॉर्टकट्स है जो अनुभव से सीखे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या आदतें हमारी जिंदगी को डल नहीं बना देगी? क्या इससे हमारी जिंदगी की आज़ादी खत्म नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आदतें हमारी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो हमारे लिए आज़ादी क्रिएट करता है। असल में जिन लोगों की आदतें कंट्रोल में नहीं होती, उनके पास सबसे कम आज़ादी होती है। अगर आप हमेशा सिंपल चीज़ों के बारे में फैसला लेने में उलझते रहेंगे, मैं कब वर्कआउट करूंगा, मैं कब बिल्स पे करूंगा, तो आपके पास फ्री थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब आपकी आदतें सेट होती है, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों पर फोकस करने के लिए आज़ाद होती है। तो अब उस प्रोसेस की बात करते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है जो हर आदत के पीछे चलता है? ये एक 4 स्टेप मॉडल है, और आपका दिमाग हर बार हर आदत के लिए इसी ऑर्डर में इन स्टेप से गुजरता है। रेफरेंस इमेज आपके स्क्रीन पर। तो पहला स्टेप है क्यू। क्यू यानी संकेत। ये आपके दिमाग को एक बिहेवियर शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। ये एक ऐसी जानकारी है जो इनाम यानी कि रिवार्ड की कल्पना करती है। आज हम उन क्यूज पर ध्यान देते हैं जो पैसा, फेम, प्यार या पर्सनल सेटिस्फेक्शन जैसे सेकेंडरी रिवार्ड्स की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा स्टेप है क्रेविंग। क्रेविंग यानी लालच। ये हर आदत के पीछे की मोटिवेशनल फोर्स है। आप आदत को नहीं, बल्कि उस आदत से मिलने वाले स्टेट ऑफ चेंज को क्रेव करते हैं। आप सिगरेट नहीं, उससे मिलने वाली राहत को क्रेव करते हैं। आप दांत ब्रश करना नहीं, साफ मुंह की एहसास को क्रेव करते हैं। तीसरा स्टेप है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया। ये वो असली आदत है जो आप करते हैं। ये एक सोच भी हो सकती है या एक एक्शन भी। रेस्पॉन्स होगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और उस काम में कितना फ्रिक्शन होगा। और चौथा और आखिरी स्टेप है रिवार्ड। रिवार्ड यानी इनाम। ये हर आदत का एंड गोल है। रिवार्ड 2 काम करता है। पहला, वो आपकी क्रेविंग को संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई करता है, और दूसरा, वो हमें सिखाता है कि कौन सा एक्शंस फ्यूचर में याद रखने लायक है। रिवार्ड इस फीडबैक लूप को बंद करता है। अगर इन 4 स्टेजेस में से कोई भी कमजोर है, तो आदत नहीं बनेगी। क्यू को हटा दीजिए, आदत कभी शुरू नहीं होगी। क्रेविंग को कम कर दीजिए, आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी।
रेस्पॉन्स को मुश्किल बना दीजिए, आप उसे कर नहीं पाएंगे। और अगर रिवार्ड आपकी इच्छा पूरी ना करे तो आपके पास उसे दोबारा करने की कोई वजह नहीं होगी। ये है द हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड। ये एक एंडलेस फीडबैक लूप है। ये हर पल जब तक आप जिंदा है चलते रहता है। हम इन 4 स्टेप्स को 2 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला है प्रॉब्लम फेज और दूसरा है सॉल्यूशन फेज। प्रॉब्लम फेज में है क्यू और क्रेविंग, जब आपको एहसास होता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। सॉल्यूशन फेज में है रेस्पॉन्स और रिवार्ड, जब आप एक्शन लेते हैं और वो बदलाव हासिल करते हैं। हर बिहेवियर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा से चलता है। तो अब जब हम इस प्रोसेस को, इस 4 स्टेप लूप को समझ गए हैं, तो अगला काम है इसे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदलना। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे हम अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैं इस फ्रेमवर्क को कहता हूं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 नियम इंसानी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले लीवर्स की तरह हैं। जब ये लीवर्स सही पोजीशन में होते हैं तो अच्छी आदतें बनाना एफर्टलेस हो जाता है, और जब गलत पोजीशन में तब लगभग नामुमकिन। तो अब सवाल आता है कि एक अच्छी आदत कैसे बनाएं। पहला नियम क्यू, मेक इट ऑब्वियस, यानी कि उसे साफ साफ दिखने वाला बनाओ। दूसरा नियम क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी कि उसे आकर्षक बनाओ। तीसरा नियम रेस्पॉन्स, मेक इट इजी, यानी कि उसे आसान बनाओ। चौथा नियम रिवार्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी कि उसे संतोषजनक बनाओ। और एक बुरी आदत कैसे तोड़ें? बस इन 4 नियमों को उल्टा कर दीजिए। पहला नियम मेक इट इनविजिबल, दूसरा नियम मेक इट अनअट्रैक्टिव, तीसरा नियम मेक इट डिफिकल्ट, चौथा नियम मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अगर आप कभी सोचते हैं कि मैं वो क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूं कि मैं करूंगा, मैं वजन कम क्यों नहीं करता, मैं रिटायरमेंट के लिए सेव क्यों नहीं करता, इन सारे सवालों के जवाब इन 4 नियमों के अंदर छुपा है। अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें तोड़ने की चाबी इन फंडामेंटल लॉज को समझना है और उन्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से बदलना है। आने वाले चैप्टर्स में हम इन नियमों को एक एक करके डिकोड करेंगे, कैसे इन चारों स्टेप को डिज़ाइन करें, कंट्रोल करें और अपने फेवर में इस्तेमाल करें। हम शुरुआत करेंगे पहला नियम से, एक आदत को ऑब्वियस कैसे बनाएं। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने आदतों की ब्लूप्रिंट को समझा। हमने जाना कि कैसे हर आदत 4 स्टेप लूप में चलती है, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड। और हमने उस ब्लूप्रिंट को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदला, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लेसन, बिहेवियर चेंज की पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, इसे साफ साफ दिखने वाला बनाओ। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। आप उस चीज़ को ऑब्वियस कैसे बनाएंगे जिसे आप देख ही नहीं पाते हैं? तो चलिए अब हम इस लेसन के अंदर आने वाले 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4, द मैन डिड नॉट लुक राइट। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ परफेक्ट लगती है, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ शांत, लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि कोई चीज़ ठीक होने के बावजूद वो ठीक नहीं लगती? एक ऐसा एहसास जिसे हम ना ही साबित कर सकते हैं ना ही इग्नोर। इसे समझने के लिए मैं आपको एक पैरामेडिक और एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगा जो बिल्कुल ठीक लग रहा था। साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लैन ने मुझे एक कहानी सुनाई। एक महिला जो सालों से पैरामेडिक थी, एक फैमिली गैदरिंग में जाती है। वहां पहुंचते ही वो अपने ससुर को देखती है और वो चिंतित हो जाती है। वो कहती है, मुझे आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। उसके ससुर, जो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे, मजाक में कहते हैं, वेल, मुझे तुम्हारा चेहरा भी पसंद नहीं है। नहीं, वो महिला जोर देकर कहती है, आपको अभी हॉस्पिटल जाना होगा। कुछ घंटों बाद वो आदमी की लाइफ सेविंग सर्जरी हो रही होती है। एग्जामिनेशन में पता चलता है कि उसकी एक मेजर आर्टरी ब्लॉक थी और उसे किसी भी पल एक मैसिव हार्ट अटैक आ सकता था।
अगर उसके बहू ने जिद ना की होती तो वो आदमी मर सकता था। सवाल ये है, उस पैरामेडिक ने क्या देखा? उसने आने वाला हार्ट अटैक की भविष्यवाणी कैसे की? जब मेजर आर्टरीज ब्लॉक होती है तो शरीर क्रिटिकल ऑर्गन्स तक खून पहुंचाने पर फोकस करता है और स्किन के पास की पेरिफेरल लोकेशन से खून दूर चला जाता है। इसे चेहरे पर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बदल जाता है। सालों तक हार्ट अटैक के मरीजों के साथ काम करने के बाद उस महिला की दिमाग ने अनजाने में उस पैटर्न को पहचानना सीख लिया था। वो बता नहीं सकती थी कि उसने क्या देखा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ तो गलत है। हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। जब भी आप किसी चीज़ का अनुभव बार बार करते हैं तो आपका दिमाग इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देता है, डिटेल्स को सॉर्ट करता है, रिलेवेंट कीज को हाईलाइट करता है और उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए कैटलॉग कर देता है। मिलिट्री एनालिस्ट रेडर पर एक ब्लिप को देख करके बता सकते हैं कि वो दुश्मन की मिसाइल है या अपना मिसाइल। म्यूजियम क्यूरेटर्स एक नकली पेंटिंग को पहचान सकते हैं, भले ही वो ये बता ना पाए कि उन्हें कैसे पता चला। आपका दिमाग अनुभव से सीखी हुई चीजों को ऑटोमेटिकली एनकोड कर लेता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खतरा है। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, आपके एक्शंस आपके ऑटोमेटिक और नॉन कॉन्शियस माइंड के डायरेक्शन में आ जाते हैं। आप पुराने पैटर्न में फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जब तक आपको कोई बताए ना, तब तक आप शायद नोटिस ना करें कि आप हंसते वक्त अपने मुंह पर हाथ रखते हैं, या सवाल पूछने से पहले सॉरी कहते हैं, या दूसरों की बातें पूरी सुनने की आदत है। एक रिटेल क्लर्क की कहानी है जिसे गिफ्ट कार्ड की बैलेंस खत्म होने पर उन्हें काटने के लिए कहा गया था। एक दिन कुछ कस्टमर्स ने गिफ्ट कार्ड से पेमेंट की। अगले कस्टमर ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया। क्लर्क ने स्वाइप किया, कैंची उठाई और क्रेडिट कार्ड को आधा काट दिया, पूरी तरह से ऑटो पायलट पर। एक और महिला जो पहले प्री स्कूल टीचर थी, वो बाद में कॉरपोरेट जॉब में आ गई, लेकिन उसकी पुरानी आदतें उसके साथ आ गई। वो अभी भी अपने एडल्ट कोवर्कर से पूछती रहती है कि क्या उन्होंने वॉशरूम जाने की बात हाथ धोए। समय के साथ साथ हमारी आदतों को ट्रिगर करने वाले क्यूज इतने आम हो जाते हैं कि वो इनविजिबल हो जाते हैं। किचन काउंटर पर रखी मिठाई, सोफे के पास रखे रिमोट कंट्रोल, जेब में रखा फोन। हमारी रेस्पॉन्स इतना गहरा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें काम करने की इच्छा कहीं से भी आ रहा है। इसलिए बिहेवियर चेंज की प्रोसेस अवेयरनेस से शुरू होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कहा था, जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे तब तक वो अनकॉन्शियस आपकी जिंदगी को डायरेक्ट करेगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। तो हम इस अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कैसे बनाएं? इसका जवाब जापान का रेलवे सिस्टम में मिलता है। यह सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। वहाँ की ट्रेन कंडक्टर्स का एक अजीब आदत है। जब ट्रेन एक सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर उसके तरफ इशारा करके कहता है, सिग्नल इज ग्रीन। जब ट्रेन स्टेशन में आती या जाती है तो वो स्पीडोमीटर की तरफ इशारा करके स्पीड बोलता है। जब चलने की समय होता है तो वो टाइम टेबल की तरफ इशारा करके समय बताता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये एक सेफ्टी सिस्टम है जो गलतियों को कम करने के लिए बनाया गया है। ये सुनने में बचकाना लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग गलतियों को 85% तक कम करता है और एक्सीडेंट को 30% तक। ये इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये अवेयरनेस लेवल को एक नॉन कॉन्शियस आदत से एक ज़्यादा कॉन्शियस लेवल तक उठा देता है। हम सबको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम की ज़रूरत है और यहीं से द हैबिट स्कोर कार्ड की जन्म हुआ। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसे आप अपने बिहेवियर के प्रति ज़्यादा अवेयर होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लिस्ट बनाइए अपनी डेली हैबिट्स की जो आप अब तक रोज करते आए हैं। वेक अप,
टर्न ऑफ अलार्म, चेक माई फोन, गो टू द बाथरूम, एक्सरसाइज, टेक ए शावर और आगे। मतलब कि जो कुछ भी आप सुबह से उठ के एक की बाद एक करते चले जाते हैं। जब आपके पास पूरी लिस्ट हो तो हर बिहेवियर को देखिए और खुद से पूछिए कि क्या ये एक अच्छी आदत है या ये एक बुरी आदत या फिर एक न्यूट्रल आदत है। अगर अच्छी है तो उसके बगल में प्लस लिखिए और अगर बुरी है तो उसके बारे में माइनस लिखिए और अगर न्यूट्रल है तो इक्वल टू लिखिए। जैसे चेक माई फोन को माइनस कर सकते हैं, एक्सरसाइज को प्लस और मेक ए कप ऑफ टी को प्लस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का मतलब अभी कुछ बदलना नहीं है, मकसद सिर्फ ये नोटिस करना है कि असल में क्या हो रहा है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के, क्योंकि ये और कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ आप। अगर आप हर सुबह वॉकिंग पर जाते हैं तो बस उसे एक्नॉलेज कीजिए जैसे आप किसी और को देख रहे हैं। ओह, कितना इंटरेस्टिंग है कि वो ऐसा करते हैं। अपने आप को ऐसा कहिए। बुरी आदतों को बदलने का पहला नियम उनके लिए ऑन द लुकआउट यानी उन पर नज़र रखना है। अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। जो एक्शन आप लेने की सोच रहे हैं उसे जोर से बोलिए और उसका नतीजा क्या होगा ये भी बोलिए। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं लेकिन आप एक और चिप्स का पैकेट उठा रहे हैं तो जोर से बोलिए, मैं ये चिप्स खाने वाला हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा वजन बढ़ेगा और मेरी हेल्थ खराब होगी। ये चीज़ आप रील्स देखना, टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल चलाना, इस तरह की चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी बुरी आदतों को जोर से बोलना उसकी परिणामों को ज़्यादा असली बना देता है। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। तो अब जब हम अपने आदतों के प्रति जागरूक हो गए हैं, जब हमने उन्हें अपने लिए ऑब्वियस बना दिया है, तो अगला कदम क्या है? हम इस अवेयरनेस का इस्तेमाल अपने लिए नया हैबिट शुरू करने के लिए कैसे करें, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अवेयरनेस की ताकत को देखा। हमने द हैबिट स्कोर कार्ड और पॉइंटिंग एंड कॉलिंग जैसी टूल से अपनी नॉन कॉन्शियस आदतों को कॉन्शियस बनाया। हमने पहला नियम मेक इट ऑब्वियस की नींव रखी। लेकिन अवेयरनेस काफ़ी नहीं है। आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आप जानते हैं कि आपको सेहतमंद खाना खाना चाहिए, लेकिन हम अक्सर ऐसा करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सही प्लान नहीं होता है। आज हम उस प्लान को बनाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे नई आदत शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप नए साल पर गोल्स लिखते हैं, इस बार पक्का डेली वर्कआउट करूंगा, इस बार जर्नलिंग करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब छूट जाता है। क्या दिक्कत है? मोटिवेशन की कमी? नहीं, दिक्कत है सिस्टम की कमी। आज के चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कैसे किसी भी नए हैबिट का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट सेट करें ताकि आदत सिर्फ शुरू ना हो बल्कि चिपक जाए। इसे समझने के लिए हम द ग्रेट ब्रिटेन में हुए एक एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनेंगे। 2001 में रिसर्चर्स ने 248 लोगों के साथ काम करना शुरू किया ताकि वो बेहतर एक्सरसाइज की आदतें बना सके। उन्होंने लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा। पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। उन्हें बस ये ट्रैक करना था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ग्रुप था मोटिवेशन ग्रुप। उन्हें ना सिर्फ ट्रैक करना था बल्कि एक्सरसाइज की फायदों के बारे में कुछ मटेरियल भी पढ़ना था। उन्हें पूरी तरह से मोटिवेट किया गया। और तीसरा ग्रुप, उन्हें वही मोटिवेशन दी गई जो दूसरे ग्रुप को मिली थी, लेकिन उनसे एक चीज़ और करने को कहा गया। उन्हें एक सिंपल सा सेंटेंस पूरा करने को कहा गया। अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट का जोरदार एक्सरसाइज इस दिन को इस समय पर इस जगह पर करूंगा। किस दिन पर, किस समय पर और किस जगह पर, यह डैश फिल करना होता है। 2 हफ्ते बाद नतीजे सामने आए। पहला और दूसरा ग्रुप में 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की। इंटरेस्टिंगली मोटिवेशन का कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन तीसरा
तीसरा ग्रुप में 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की, डबल से भी ज्यादा। क्यों? उस एक सेंटेंस की वजह से। रिसर्चर्स इसे कहते हैं एन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये एक प्लान है जो आप पहले से बनाते हैं कि आप कहाँ और कब एक्शन लेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में हमारे पास क्लियरिटी की कमी होती है। हम कहते हैं कि मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि कब और कहाँ। हम इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन मैं और वर्कआउट करना चाहता हूँ जैसे धुंधले विचारों को एक ठोस प्लान ऑफ एक्शन में बदल देता है। जब एक्शन लेने का पल आता है तो आपको फैसला नहीं लेना पड़ता, आप बस अपने पहले से बनाए गए प्लान को फॉलो करते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, मैं इस काम को इस समय पर इस जगह पर करूँगा। ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। मैं हर सुबह 7 बजे अपने किचन में 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। मैं हर शाम 5 बजे अपने जिम में 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूंगा। अपनी आदतों को दुनिया में जीने के लिए एक समय और जगह दीजिए। लेकिन हम इससे भी एक कदम आगे जा सकते हैं। 1765 में डेनिस डेट्रेट नाम के एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो पूरी जिंदगी गरीबी में जिए, लेकिन एक दिन रसिया की क्वीन कैथरीन द ग्रेट ने उसकी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीद ली, आज के हिसाब से $1.5 लाख से भी ज्यादा। अचानक से डेट्रोइट के पास बहुत पैसा आ गया। उसने अपने लिए एक खूबसूरत सा लाल रंग का रोब खरीदा। वो रोब इतना खूबसूरत था कि उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके बाकी सारे सामान उसके सामने कितना अजीब लग रहा है। जल्द ही उसने अपनी सारी चीजों को अपग्रेड करना शुरू कर दी। उसने अपना पुराना कारपेट एक डेमस्कस की कारपेट से बदल दिया। उसने महंगी मूर्तियां खरीदी। उसने अपनी पुरानी कुर्सी फेंक दी और एक लेदर की कुर्सी खरीदी। एक खरीद दूसरी खरीद को जन्म दे रही थी। इसे कहते हैं द डेट्रॉइट इफेक्ट। एक नई चीज हासिल करना अक्सर कंजम्पशन का एक ऐसा स्पाइरल शुरू कर देता है जो और खरीदारी की तरफ ले जाता है। हमारा बिहेवियर भी इस साइकिल को फॉलो करता है। आप अगला क्या करेंगे ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अभी अभी क्या खत्म किया है। बाथरूम जाने के बाद आप हाथ धोते हैं, जिससे आपको याद आता है कि गंदे तौलिए लॉन्ड्री में डालने हैं, जिससे आप शॉपिंग लिस्ट में लॉन्ड्री डिटर्जेंट ऐड करते हैं। कोई भी बिहेवियर अकेले नहीं होता, हर एक्शन अगले बिहेवियर के लिए एक क्यू बन जाता है। तो नए आदतें बनाने के लिए हम इस कनेक्टेडनेस का फायदा उठा सकते हैं। एक नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक ऐसी पुरानी आदत को पहचानना जो आप पहले से हर रोज करते हैं और फिर अपनी नई आदत को उसके ऊपर स्टैक कर देना। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। स्क्रीन पर एक रेफरेंस पिक्चर आप देख सकते हैं इसका। ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पुरानी आदत को एक टाइम और लोकेशन से नहीं बल्कि एक पुरानी आदत से जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। पुरानी आदत के बाद मैं नया आदत करूंगा। ये पुरानी आदत जो है वो आप लिखेंगे और नई आदत जो है वो आप लिखेंगे। आप इस फॉर्मूले को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हर सुबह अपने लिए कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। काम से आकर अपने जूता उतरने के बाद मैं तुरंत अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। कि यह है कि आप अपनी डिजायर्ड आदत को ऐसी किसी चीज से बांध दे जो आप पहले से करते हैं। हैबिट स्टैकिंग का असली राज शुरुआत करने के लिए सही क्यू चुनना है। आपके क्यू बहुत स्पेसिफिक और इमीडिएटली एक्शनेबल होना चाहिए। मैं लंच ब्रेक में 10 पुशअप करूंगा। ये एक स्पष्ट क्यू है। लंच से पहले या लंच के बाद? कहाँ? इससे बेहतर है जब मैं लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा, मैं अपने डेस्क के पास 10 पुशअप करूंगा। एम्बिग्यूटी खत्म, स्पेसिफिसिटी जरूरी है। आपकी नई आदत एक स्पेसिफिक क्यू से जितनी ज्यादा कसकर बंधी होगी, उसके शुरू होने की ऑड्स उतने ही बेहतर होंगे। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग आपकी आदतों के लिए ऑब्वियस क्यू बनाने के सबसे प्रैक्टिकल तरीके हैं।
तो अब जब हमने अपनी आदत को ऑब्वियस बना दिया है, हमने उसे एक टाइम और जगह दे दी है, लेकिन क्या ये काफी है? नहीं, आपको पूरी तरीके से ऑब्वियस बनाने के लिए आपको अगला और 2 चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने एक प्लान बनाना सीखा। हमने इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करके अपनी नई हैबिट्स को एक समय और जगह दी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी पावर है जो आपकी विल पावर, आपकी मोटिवेशन, यहां तक कि आपकी प्लान से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक ऐसी इनविजिबल ताकत जो हर पल हर दिन आपके फैसले को शेप कर रहा है। आज हम उस अदृश्य हाथ के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। तो फिर हम आज खोल रहे हैं चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि हम जैसा बन जाते हैं उसमें एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हम अक्सर गलती करते हैं, मैं अपना हैबिट्स डिसिप्लिन से चेंज करूंगा, पर सच ये है कि जब एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट हो जाता है तब आपका डिसिप्लिन फेल हो जाता है। सोच कर देखिए, अगर किचन काउंटर चिप्स और कुकीज से भरा हुआ है तो हेल्दी डाइट फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। अगर मोबाइल फोन बेड की साइड वाली टेबल पे रखा हुआ है या फिर बेड पर रखा हुआ है तो सोने से पहले फोन को स्क्रॉल करना ऑलमोस्ट सर्टेन है। आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके हैबिट्स का रिमोट कंट्रोल है। और इसे समझने के लिए हम एक हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में चलेंगे, यानी कि हमारी इस चैप्टर का पहला कहानी। एनी थॉर्नडाइक, बोस्टन की एक जनरल हॉस्पिटल की प्राइमरी फिजिशियन। उसके पास एक अजीब सा आइडिया था। वो हॉस्पिटल की हजारों स्टाफ्स और विजिटर्स की खाने पीने की आदतें बदलना चाहती थी। उनके विल पावर और मोटिवेशन को बिना बदले, बल्कि उनसे बात किए बिना ही उन्होंने और उनके कलीग्स ने हॉस्पिटल की कैफेटेरिया की चॉइस आर्किटेक्चर को बदलने के लिए एक 6 महीने की स्टडी डिजाइन किया। उन्होंने शुरुआत की ड्रिंक्स की अरेंजमेंट को बदलने से। पहले कैश मशीन के पास रखी फ्रिज में सिर्फ सोडा भरा रहता था। रिसर्चर्स ने हर रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल भी डाल दी उनके साथ। इसके अलावा उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में जहां जहां पे फूड स्टेशन था वहां पे पानी बोतल की टोकरियां रख दी। सोडा अभी भी वहां पर था, लेकिन पानी हर जगह अवेलेबल था। और फिर 3 महीने बाद नतीजे सामने आए। सोडा की सेल्स 11.4% गिर गया और उसकी जगह पानी बोतल की सेल्स 25.8% बढ़ गया। ये तो सिर्फ पानी के साथ था। फिर उन्होंने खाने के साथ भी ऐसे बदलाव किए और नतीजे बिल्कुल वैसा ही निकला। वहां पर खाने पीने वाले एक भी इंसान ने उस बदलाव के कारण से एक शब्द भी नहीं बोला। इसकी राज शायद इस बात में है, लोग अक्सर प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो क्या है और कौन है। अक्सर लोग प्रोडक्ट इसलिए चुनते हैं कि वो कहाँ है। अगर मैं अपने किचन काउंटर में जाऊं और मैं वहां पर कुकीज का जार देखूं तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे उठाकर खाना शुरू कर दूंगा, भले ही मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था और मुझे भूख भी नहीं लगा था। आपकी आदतें उस कमरे के हिसाब से बदलती है जिसमें आप हैं और उन क्यूज के हिसाब से जो आपके सामने मौजूद है। एनवायरनमेंट वो अदृश्य हाथ है जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बिजनेसेस इसे सालों से इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी शॉपिंग सेंटर पर महंगी चीजें आपकी आई लेवल पर रखा जाता है और सस्ते चीजें नीचे वाले रैक में रखा जाता है जहां से झुक करके उठाना पड़ता है। असाइल की एंड में जो काउंटर होता है वो रिटेलर्स के लिए पैसा बनाने का मशीन होता है। कोका कोला की 45% सेल्स सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द असाइल रैक से आती है। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ज्यादातर एक्शंस हमारी पर्पसफुल चॉइस से नहीं बल्कि सबसे ऑब्वियस ऑप्शन से शेप होता है। हमारी सबसे पावरफुल सेंसरी एबिलिटी है विजन, यानी कि हमारी आंखें। इंसान के शरीर में लगभग 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स होता है। उनमें से लगभग 10 मिलियन सिर्फ और सिर्फ विजन के लिए यानी कि देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए आप जो देखते हैं उसमें छोटा सा बदलाव आप जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
हो सकता है ये बात आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है दोस्तों। तो क्या हम हमेशा अपने माहौल की गुलाम रहेंगे? नहीं, हम अपने माहौल की शिकार होने के बजाय हम अपने माहौल की आर्किटेक्ट बन सकते हैं। 1970s की एनर्जी क्राइसिस के दौरान डच रिसर्चर्स ने पाया कि एम्स्टर्डम के पास की एक कस्बे में कुछ घर वाले अपने पड़ोसियों से 30% कम एनर्जी खर्च कर रहे थे, यानी कि वो 30% बिजली बचा रहे थे, जबकि सभी घर बिल्कुल सेम थे। लेकिन फर्क सिर्फ ये था उनके बिजली मीटर्स का लोकेशन। जिन घरों में मीटर बेसमेंट में था वो ज्यादा बिजली खर्च कर रहे थे, और जिन घरों में मीटर मेन हॉलवे में था वो कम बिजली खर्च कर रहे थे। जब उनका एनर्जी यूसेज ट्रैक करना आसान रहा, तब लोगों ने उसके हिसाब से अपना बिहेवियर को बदल दिया। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। गिटार प्रैक्टिस करना तब आसान नहीं होता है जब वो क्लोजेट में बंद पड़ा हो। किताब पढ़ना तब आसान नहीं है जब बुक शेल्फ गेस्ट रूम की कोने में हो या फिर किसी कबाड़ में हो। जब एक आदत को शुरू करने वाले क्यूज इनविजिबल या फिर छुपा हुआ होता है तो उसे इग्नोर करना आसान होता है। इसका उल्टा भी सच है। ऑब्वियस विजुअल क्यू बना करके आप अपनी ध्यान अपनी डिजायर्ड हैबिट्स की तरफ खींच सकते हैं। एम्स्टर्डम की सीफॉल एयरपोर्ट में एक क्लीनिंग स्टाफ ने हर यूरिनल की सेंटर में एक एक मक्खी की स्टिकर लगा दिया, और जब लोग उस स्टिकर को देखे तो असली मक्खी समझने लगे और सभी को लगा कि ये जो गंदगी है ये हमारी वजह से ही फैल रहा है। तो अपने आप आसपास फैलने वाली गंदगी कम हो गई और बाथरूम की क्लीनिंग कॉस्ट 8% से कम हो गया। तो आप अपनी माहौल को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। अगर आप रात को दवाई लेना याद रखना चाहते हैं तो अपने दवाई को बाथरूम काउंटर पर आईने की सामने पर रख दीजिए। अगर आप ज्यादा गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने गिटार स्टैंड को लिविंग रूम के बीच में रख दीजिए। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो रोज सुबह उठ करके कुछ पानी बोतल्स भर के अपने घर की अलग अलग जगह पर रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और गहरा लेवल है। समय के साथ साथ आपकी आदतें सिर्फ एक सिंगल ट्रिगर से नहीं बल्कि उस बिहेवियर की आसपास पूरे कॉन्टेक्स्ट से जुड़ जाता है। आप सोशल सिचुएशंस में ज्यादा पीते हैं, ट्रिगर सिर्फ वो ड्रिंक नहीं बल्कि पूरा माहौल है। दोस्तों का ऑर्डर करना, बार का म्यूजिक और सामने बियर का होना। हमारा बिहेवियर माहौल में रखी हुई चीजों से नहीं, उनके साथ हमारी रिश्ते से डिफाइन होता है। एक इंसान के लिए उसके सोफा हर रात 1 घंटा पढ़ने के लिए यूज होता है, दूसरे इंसान के लिए वही सोफा हर रात काम की बात, टीवी देखना और आइसक्रीम खाने की जगह है। एक ही जगह 2 अलग अलग आदतें। तो इसको काउंटर करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, 1 स्पेस 1 यूज। तो इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? हैबिट्स को एक नए माहौल में बदलना आसान होता है जब आप अपने पुराने एनवायरनमेंट की क्यूज से दूर चले जाते हैं, तब आपको नई आदतें बनाने का मौका मिलता है। अगर आप नए आइडिया सोचना चाहते हैं तो एक बड़े कमरे में या फिर छत पर चले जाइए। अगर आप सेहतमंद खाना खाना चाहते हैं तो एक नए ग्रोसरी स्टोर में जाकर शॉपिंग कीजिए। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अनहेल्दी फूड की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो कहाँ रखा है। और अगर आप अपने लिए नया माहौल नहीं बना सकते हैं तो अपने पुराने माहौल को ही रीडिफाइन कीजिए। एक मंत्रा है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, 1 स्पेस 1 यूज। अपने कमरे को एक्टिविटी जोन्स में बांटिए। लिखने के लिए कुर्सी, पढ़ने के लिए एक अलग कुर्सी, लिखने के लिए एक अलग डेस्क और खाना खाने के लिए एक अलग टेबल। जब कॉन्टेक्स्ट मिक्स होता है तो आदतें भी मिक्स हो जाता है और आसान वाली आदत हमेशा जीत जाती है। आपका फोन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप उस पर प्रोडक्टिव होना तो चाहते हैं, लेकिन आप उस पर सोशल मीडिया, मैसेजेस, व्हाट्सएप, गेम ये सब के लिए भी कंडीशनड है। ये क्यूज का ही एक मिसमैच है। हर आदत का एक घर होना चाहिए और जब आप ऐसा करते हैं तो हर कॉन्टेक्स्ट आपकी सोच के मूड के हिसाब से सेफ हो जाता है। फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप अपने वर्क प्लेस पर डेस्क में बैठते हैं। रिलैक्सेशन तब आसान हो जाता है जब आप उस जगह पर होते हैं जो उस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है। एक स्टेबल एनवायरनमेंट जहां हर चीज की एक जगह और एक मकसद है।
एक ऐसा माहौल जहां आदतें आसानी से बनती है। आप अपने माहौल का शिकार नहीं, बल्कि आप उसके आर्किटेक्ट हैं। अपनी दुनिया का डिजाइनर बनिए, सिर्फ उसके कंज्यूमर नहीं। तो अब हमारा पहला नियम मेक इट ऑब्वियस को डिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए एक और चैप्टर बचा हुआ है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी है। तो दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने पहला नियम मेक इट ऑब्वियस के अंदर अपने क्यूज को साफ साफ दिखने वाला बनाया, अपने माहौल को रीडिजाइन करके। लेकिन बुरी आदतों का क्या, जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, यानी कि अनवांटेड हैबिट्स। ये इस लेसन की आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 7 द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अक्सर लोग सोचते हैं अगर उनके पास ज्यादा विल पावर होती तो जिंदगी बदल जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विल पावर तो सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन है, असली राज कुछ और है। हमारा कल्चर हमें बताता है कि इसका जवाब है सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, थोड़ा और डिसिप्लिन। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदतें हमारी नैतिक कमजोरी या मोरल वीकनेस है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही कमजोर और गलत स्ट्रेटजी है, अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्फ कंट्रोल का असली राज सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करने से है, और इसे बेहतर से समझने के लिए हम 1971 में वियतनाम वॉर के दौरान चलेंगे। 1971 में दो अमेरिकन कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीली और मॉर्गन मॉर्फी ने एक ऐसी खोज किया जो पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। उन्होंने पाया कि वियतनाम में स्टेशंस 15% से ज्यादा यूएस सोल्जर्स हीरोइन के एडिक्ट थे। फॉलो अप रिसर्च ने बताया कि आंकड़े और भी बुरा है। 35% से भी ज्यादा सोल्जर्स ने हीरोइन ट्राई किए थे और उसमें से 20% सोल्जर्स पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुके थे। ये एक बहुत बड़ा संकट था। तब प्रेसिडेंट निक्सन के अंडर एक स्पेशल ऑफिस बनाया गया। उस वक्त हीरोइन एडिक्शन को एक परमानेंट इरिवर्सिबल कंडीशन माना जाता था, यानी कि उससे कोई भी इंसान बाहर नहीं आ सकता है। तो सबको डर था कि जब ये एडिक्टेड सोल्जर्स घर वापस आएंगे तो क्या होगा। ली रॉबिन की एक रिसर्चर्स को इस पर काम में लगाया गया। उसका काम था उन हजारों सोल्जर्स को ट्रैक करना जो वार से घर वापस आ रहे थे। और उन्होंने जो पाया उसने हमारी एडिक्शन के बारे में सारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। रॉबिन्स ने पाया कि वो सोल्जर्स जो वियतनाम में स्टेशन थे और हीरोइन के एडिक्टेड थे, वो घर वापस आने के बाद लगभग 90% सोल्जर्स ने रातों रात अपना एडिक्शन छोड़ दिया। सिर्फ 5% सिर्फ एक साल भर में एडिक्टेड हुआ दोबारा, और सिर्फ 12% 3 साल में दोबारा एडिक्टेड हुए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जब यूएस सोल्जर्स वियतनाम में थे तब वो उन क्यूज से पूरा दिन घिरा हुआ रहता था जो हीरोइन की नशे को ट्रिगर करता था। उनके लिए हीरोइन को एक्सेस करना आसान था। वो लगातार युद्ध के स्ट्रेस में रहते थे। उन्होंने उन लोगों से दोस्ती रखी जो हीरोइन ऑलरेडी यूज कर रहे थे और वो अपने घरों से हजारों मील दूर थे। और जैसे ही वो सोल्जर्स अचानक से अमेरिका वापस आ गए तो वो ऐसा माहौल में आ गए जहां ये सारे ट्रिगर्स गायब थे। जब कॉन्टेक्स्ट बदला तो आदत भी बदल गया। इसकी तुलना आप एक नॉर्मल ड्रग एडिक्ट पर्सन से कीजिए जो घर पर ही एडिक्ट होता है, एक क्लिनिक में जाकर के ट्रीटमेंट से साफ होता है जहां पर वो ट्रिगर्स नहीं होता है, और फिर वो अपने पुराने माहौल में अपनी उस पुराने ट्रिगर्स की बीच में आ जाता है। इसलिए रिहैब से वापस आने के बाद 90% से ज्यादा हीरोइन यूजर्स दोबारा री एडिक्ट हो जाता है। बिल्कुल उल्टा। तो इससे हम क्या सीखते हैं? ये हमारी उस कल्चरल विश्वास को चुनौती देता है जो मानता है कि बुरी आदतें एक नैतिक कमजोरी है। हम सोचते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनके पास ट्रिमेंडस सेल्फ कंट्रोल होता है, वो हमसे अलग होते हैं, उनके पास हीरोइक विल पावर होता है। लेकिन रिसर्च कुछ और बताती है। जब साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं उन लोगों को जिन्हें देख करके लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है, तो पता चलता है कि वो हमसे ज्यादा अलग नहीं है, बल्कि जो लोग सबसे ज्यादा विल पावर वाले दिखते हैं वो विल पावर का सबसे कम यूज करते हैं। शॉकिंग, हाँ? लेकिन सोचिए, आप एक आदमी को देखते हैं जो फिट है, फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है। आप सोचेंगे कि ये बंदा तो स्ट्रांग है, डिसिप्लिन का किंग है। लेकिन असल में वो अपने एनवायरनमेंट की ट्रिगर्स को डिजाइन किया हुआ रहता है। डिसिप्लिन लोग अपने जिंदगी को
इस तरह से स्ट्रक्चर करने में बेहतर होते हैं कि उन्हें हीरोइक विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। दूसरे शब्दों में वो टेम्पटिंग सिचुएशन में कम समय बिताते हैं। जिन लोगों के पास सबसे अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है वो अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें इसका इस्तेमाल सबसे कम करना पड़ता है। जब आपको टेम्पटेशन की सामना ही ना करना पड़े तो उसे रेजिस्ट करना आसान हो जाता है। तो इन क्वालिटीज को इंप्रूव करने का तरीका यह विश करना नहीं है कि आप ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएं, बल्कि एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। क्योंकि एक बार जब एक आदत आपकी दिमाग में एनकोड हो जाती है तो वो हमेशा इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहता है जब भी रिलेवेंट सिचुएशन सामने आए। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एक फिट इंसान अपने फ्रिज में कभी भी जंक फूड रखता ही नहीं है। एक फोकस्ड इंसान अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ रखता है जब वो काम कर रहा होता है, या फिर मोबाइल अपने से बहुत दूर रखता है। एक रीडर बेड साइड टेबल पर नेटफ्लिक्स का रिमोट नहीं बल्कि एक किताब रखता है। अगर आप बार बार टेम्पटेशन की बीच में जा रहे हैं तो एक दिन आप हार जाएंगे, चाहे आपका डिसिप्लिन कितना भी स्ट्रांग हो। एक थेरेपिस्ट थी, पैटी ऑलवेल। जब वो स्मोक करना शुरू की तब वो अपने दोस्त के साथ घोड़सवारी करते हुए स्मोक करती थी। फिर उसने स्मोकिंग छोड़ दी और घोड़सवारी भी, और फिर सालों तक उसने स्मोकिंग नहीं किया। दशकों बाद जब वो फिर से घोड़े पर बैठी तब उसे अचानक इतने सालों बाद सिगरेट की क्रेविंग हुई कि उस अभी भी उनके दिमाग में थे, वो बस उनसे दूर थी। इसलिए सिर्फ टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना एक बहुत ही कमजोर स्ट्रेटजी है। बुरी आदतें ऑटोसाइक्लिटिक होता है, प्रोसेस खुद को ही फीड करता रहता है। आप बुरा महसूस करते हैं इसलिए आप जंक फूड खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं इसलिए फिर से आप बुरा महसूस करते हैं। टीवी देखने से आप सुस्त महसूस करते हैं इसलिए आप और ज्यादा टीवी देखते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ और करने के लिए एनर्जी होती नहीं है। ये एक नीचे की तरफ जाने वाला स्पाइरल है, बुरी आदतों का एक नीचे जाने वाला ट्रेन। रिसर्चर्स इसे कहते हैं क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग। एक एक्सटर्नल ट्रिगर एक कंपल्सिव क्रेविंग को जन्म देता है। साइंटिस्ट ने पाया कि एडिक्ट्स को सिर्फ 33 मिलीसेकंड के लिए कोकेन की तस्वीर दिखाना उसके दिमाग में रिवार्ड पैथवे को सिमुलेट कर देता है और डिजायर पैदा कर देता है। ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या देखा, और ये सब अक्सर हमारी बिना जाने ही हो रहा होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप एक आदत को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक आदत को भूल जाए इसका संभावना बहुत ही कम है। इसलिए एक ज्यादा रिलायबल रास्ता है बुरी आदतों का उनके जड़ से काटना, और एक बुरी आदत खत्म करने का सबसे रिलायबल तरीका है उन क्यूज को हटा देना जिसके वजह से वो हैबिट ट्रिगर होता है। ये पहला नियम का इन्वर्जन है। रेदर देन मेक इट ऑब्वियस यू कैन मेक इट इनविजिबल। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फोन को कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए। अगर आप हमेशा अपने आप को कम समझते हैं, कम नापते हैं, तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए जो जेलसी को ट्रिगर करता है आपके अंदर। अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो टीवी को बेडरूम से बाहर निकाल दीजिए, या फिर घर में टीवी ना रखिए। अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं तो कंसोल को हमेशा अनप्लग करके हर बार यूज करने के बाद क्लोजेट में बंद करके रख दीजिए। अक्सर जब आप एक सिंगल क्यू को हटाते हैं तो पूरा का पूरा आदत अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ पर ऑथर एक गोल्डन लाइन बताते हैं, विक्ट्री डजंट कम बाय फाइटिंग टेम्पटेशन, विक्ट्री कम्स बाय रिमूविंग द बैटलफील्ड इटसेल्फ। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन नहीं करते हैं तो वो आपके फ्यूचर को डिजाइन कर देगा बिना आपसे पूछे। सेल्फ कंट्रोल एक सेफ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म नहीं। अपना एनर्जी हर बार हीरोइक विल पावर इकट्ठा करने में मत लगाइए। अपनी एनर्जी अपनी माहौल को ऑप्टिमाइज करने में लगाइए। ये सेल्फ कंट्रोल का असली राज है। आप बुरी आदतों का क्यूज को इनविजिबल बनाइए और अच्छी आदतों का क्यूज को ऑब्वियस। क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आप जो देखते हैं वही आप करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल का होम स्क्रीन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स से भरा है तो आपका दिमाग प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट नहीं करेगा। डिजाइन बदलो, लाइफ बदलो। तो अब हमने अपना पहला नियम
मेक इट ऑब्वियस और उसके इन्वर्सन मेक इट इनविजिबल को पूरी तरीके से डिकॉन्स्ट्रक्ट कर लिए हैं। हमने अपने आदतों को पहचानना, उन्हें प्लान करना और अपने हिसाब से रीडिजाइन करना सीख लिए हैं। लेकिन क्या उस क्यूज को बदलना काफी है? उस क्रेविंग का क्या जो उस क्यूज के बाद में आता है? हम उस मोटिवेशनल फोर्स को कैसे कंट्रोल करें? इसलिए हमें दूसरी नियम की तरफ यानी कि तीसरी लेसन की तरफ आगे बढ़ना होगा। हम अपनी आदतों को आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? दोस्तों, आप जानते हैं सोशल मीडिया पर घंटों तक स्क्रॉल करना आपके समय की दुश्मन है। आप जानते हैं कि जंक फूड आपके सेहत की दुश्मन है, लेकिन आप ये सब जानते हुए भी करते क्यों हैं? क्या ये विल पावर की कमी है या कुछ और रीजन है? सच्चाई यह है कि आपको हाईजैक कर लिया गया है, विल पावर से नहीं, एक केमिकल से, एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जो आपको वो करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आज हम एटॉमिक हैबिट किताब का तीसरी लेसन खोलने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर चेंज करने की दूसरी नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी कि कैसे एक हैबिट को अट्रैक्टिव बनाया जाए। इसके अंदर हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम उस हैबिट को अट्रैक्टिव बनाएं जो हम करना चाहते हैं। सोचिए, अगर आप किसी हैबिट को इरेजिस्टिबल बना सकते तो क्या होता? मतलब कि जो काम आपको करना चाहिए वो आप अपने आप ही करना चाहेंगे। क्या आप अपने दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, हम एक एक करके सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और देन सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8, हाउ टू मेक ए हैबिट इरेजिस्टेबल, यानी कि एक आदत को इरेजिस्टेबल कैसे बनाएं। तो शुरू करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। 1940s में डच साइंटिस्ट निको टिनबर्गेन कुछ हेयरिंग गुल्स नामक बर्ड के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। वो ग्रे और व्हाइट कलर की बर्ड्स होता है जो सी हॉर्सेस पर देखा जाता है। एडल्ट गुल्स की बिक पे यानी कि चोंच पे एक रेड डॉट होता है और जाहिर सी बात है कि नेचर ने किसी रीजन से उस रेड डॉट को बनाया होगा। जब उन पक्षियों की बेबीज भूखे होते हैं तब वो मदर बर्ड की बीक पे रेड डॉट पर पिंच करता रहता है। इससे मदर बर्ड को पता चलता है कि बच्चों को भूख लगा है। तो ये एक नेचर की इंटेलिजेंस है। तो टिनबर्गन ने इस चीज को नोटिस किया। देन उसने फेक कार्डबोर्ड से कुछ पक्षियों की सर बनाया और उसमें रेड डॉट लगाया, ठीक उसी तरह चोंच पे जैसे एक्चुअल बर्ड की चोंच पे होता है। तो टिनबर्गन ने पूरा का पूरा पक्षी नहीं बनाया, उसने सिर्फ सर ही बनाया पक्षियों का। उन्होंने सिर्फ गर्दन तक ही बनाया। उसके बाद उसे वो असली पक्षी के घोंसले पर रख देता है। टिनबर्गन सोचा था कि पक्षी इसे रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन इसके उल्टा ही होता है। जब बेबी बर्ड्स उस रेड डॉट को देखता है तो रेड डॉट पे पिंच करना शुरू कर देता है, जैसे उन्हें मदर बर्ड्स नहीं बस वो रेड डॉट चाहिए होता है। उसके बाद वो रेड डॉट को जितना बड़ा करता चला गया, पक्षियों का रिएक्शन भी उतना तेज होता चला गया। साइंटिस्ट ने एक चोंच पर 3 बड़ी बड़ी रेड डॉट डाला। पक्षी अब पागल हो गया, ऐसे लगा कि ये उनका ड्रीम बिक है। कहानी यही खत्म नहीं होता है। ग्रेलो गुज नामक कुछ पक्षियां होता है जो समुद्र के आसपास ही रहता है और जमीन पर घोंसला बनाता है। जब उनके अंडे घोंसले से बाहर लुढ़क जाता है तब ग्रेलो गूज अपने बीक और निक की मदद से अंडे को घोंसले में वापस लाती है। टिनबर्गन ने नोटिस किया कि ये नियरली किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट को उठा करके अपने घोंसले तक लाती है, जैसे कि व्हाइट कलर का बॉल हो या फिर लाइट बल्ब। एक गूज ने तो वॉलीबॉल को अंडा समझ के उसको लुढ़का के लाया और घोंसले पर रख के उसके ऊपर बैठ गया। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सुपर नॉर्मल स्टिमुली। ये साइंटिस्ट का दिया हुआ नाम है, यानी कि रियलिटी का एग्जेगरेटेड वर्जन जो इंसानी दिमाग को पागल कर देता है। हम सब भी इस जाल में फंसते हैं, जैसे सोडा, जंक फूड, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? सुपर नॉर्मल स्टिमुली। जंक फूड में होता है सॉल्ट, शुगर और फैट, जो हमारी ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम को पागल कर देता है। हमारी एंसिस्टर्स के टाइम पर यानी कि पूर्वजों के टाइम पर ये चीज रेयर था। प्राचीन काल में सर्वाइवल के लिए क्रेव करना ठीक था, क्योंकि तब कैलोरीज से भरा हुआ खाना ढूंढना मुश्किल था। लेकिन आज हम कैलोरीज रिच वर्ल्ड में रहते हैं, जहां हर खाने में कैलोरी भरा हुआ है, लेकिन अब भी ब्रेन यही मांगता है। इसका कारण है मॉडर्न फूड इंडस्ट्री। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री हमारी दिमाग की इंटेंशंस को स्ट्रेच कर दिया है। क्रंची फ्राइज, क्रीमी चीज पिज्जा, ओरियो का कॉन्ट्रास्ट, ये सब डायनामिक कॉन्ट्रास्ट देते हैं जो हर बाइट को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है।
साइंटिस्ट ने ब्लिस पॉइंट ढूंढा, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर सॉल्ट, शुगर और फैट का ऐसा कॉम्बो बन जाए जो ब्रेन को सबसे ज्यादा एक्साइट करे। सॉल्ट, शुगर, फैट ये प्री हिस्टोरिक टाइम में इंसान को जिंदा रखने के लिए काम में आता था, लेकिन आज ये इंसान को बिंज ईटर और डोपामिन एडिक्टिव बना दिया है। जरा सोचिए, आपको कभी हेल्दी फ्रूट्स की उतनी क्रेविंग आती है जितना पिज्जा की और चिप्स की आती है? देखिए अपने आसपास, मैनिक्विन्स की एग्जैगरेटेड हिप्स, सोशल मीडिया की लाइक्स, ऑनलाइन पॉर्न, ये सब हमारी प्राचीन चाहतों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एड्स में फोटोशॉप, आइडियल लाइटिंग, रियल नहीं लेकिन अट्रैक्टिव। ये आने वाला फ्यूचर और भी इंटेंस होगा। जंक फूड से कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज, बियर से हार्ड लिक्विड, फिजिकल गेम से वीडियो गेम्स, इस तरफ दुनिया शिफ्ट होता चला जाएगा। हमारे अंदर हमारी पूर्वजों का ही ब्रेन है, लेकिन उनके अंदर वो टेम्पटेशंस नहीं था जो टेम्पटेशंस आज हम झेल रहे हैं। डोपामिन एक मैजिक केमिकल है जो आपको काम करने पर मजबूर करता है, और इस केमिकल को दिमाग बहुत सी जगह पर अपने आप अप्लाई करता है, और कुछ चीजों में हम इस चीज को यूज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आइए जानते हैं कैसे। अब हम थोड़ा सा साइंस की बात करेंगे। डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप का खोज 1954 में किया गया। दो साइंटिस्ट चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड डाल के उनके डोपामिन को ब्लॉक कर दिया। ऐसा करने से वो चूहे खाना, सेक्स करना सब कुछ छोड़ दिए थे, और वो चूहे 2 दिन में ही मर गए। इसका रीजन है डोपामिन ब्लॉक करने से डिजायर खत्म हो जाता है और एक्शन रुक जाता है। रिसर्च में पाया गया डोपामिन तब भी स्पाइक करता है जब हम रिवार्ड की एंटीसिपेट करते हैं, यानी कि क्या मिलने वाला है उस चीज का कल्पना करते हैं। जैसे कि क्रिसमस का पहले की रात या वेकेशन जाने की पहले जो एक पावरफुल डोपामिन स्पाइक होता है, कुछ पाने से पहले जो एक उम्मीद होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा एक्साइटमेंट होता है उस चीज में। आपको क्या लगता है आप किसी चीज को पसंद करने की वजह से क्रेव करते हैं? गलत। साइंस कहता है आप क्रेव करते हैं क्योंकि आपका ब्रेन रिवार्ड एक्सपेक्ट करता है। आपको किसी चीज की क्रेविंग इसलिए आती है क्योंकि आपका ब्रेन कभी न कभी उस चीज का रिवार्ड को एक्सपीरियंस किया था। अब रिवार्ड की जगह क्रेविंग रूल करता है। अब एक इमेज आपके स्क्रीन पर दिया हूं समझने के लिए। जब क्यू दिखता है तब डोपामिन राइज करता है, क्रेविंग बिल्ट होता है। अगर किसी वजह से रिवार्ड लेट आया तो डोपामिन ड्रॉप कर जाता है, फिर रिवार्ड आते ही स्पाइक करता है। जैसे ब्रेन कहता है मैं सही था, रिपीट करो। ये है हैबिट्स का इंजन, एंटीसिपेशन। लाइकिंग छोटी होती है और वांटिंग बड़ी, इसलिए हमारे दिमाग में लाइकिंग सेंटर्स छोटे छोटे आइसलैंड जैसा होता है और वांटिंग सेंटर्स पूरा समुद्र जैसा। अब एक और कहानी। रोनन बर्ने, डबलिन का एक साइंटिस्ट, उसे नेटफ्लिक्स बहुत पसंद था, लेकिन उसे लगता था कि साइकिलिंग भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो उसने अपने जिम वाली साइकिल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जैसे कि वो जब साइकिलिंग करेगा तभी नेटफ्लिक्स चलेगा, अगर नहीं करेगा तो नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा। यह है टेम्पटेशन बिल्डिंग। ऐसे काम को जोड़ना जो आप करना चाहते हो ऐसे काम के साथ जो आपको करना चाहिए। बिजनेसेस भी इस टेम्पटेशन बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। एबीसी टीवी चैनल ने थर्सडे नाइट की 3 सीरियल्स के साथ वाइन और पॉपकॉर्न को बहुत प्रमोट किया और लोग धीरे धीरे थर्सडे की 8 बजे रिलीज करने लगे। लोगों के अंदर एक हैबिट डेवलप हो गया क्योंकि पॉपकॉर्न और वाइन इंटेंस फूड है जो लोगों को ऑलरेडी पसंद था। उस चीज को उन्होंने अपने टीवी शो के साथ जोड़ दिया और जैसे ही टीवी शो के साथ ये रिवार्ड्स अटैच हो गया, बस ये हैबिट ऑटोमेटिक बन गया। इससे टीवी चैनल का बिजनेस तो बन गया लेकिन लोगों का आदत खराब हो गया। लेकिन आप इस चीज को अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला जो कि है हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बिल्डिंग। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर लगता है कि आपको बुक रीडिंग करना चाहिए, उसके लिए आफ्टर आई ड्रिंक कॉफी आई विल से वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर। आफ्टर आई डू दैट आई विल रीड बुक। यानी कि कॉफी को बुक के साथ जोड़ने के लिए बीच में ग्रेटिट्यूड लाया। या फिर ऐसा हो सकता है आफ्टर आई गेट बैक फ्रॉम लंच आई विल रीड 1 चैप्टर। आफ्टर रीडिंग आई विल वॉच नेटफ्लिक्स फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पर नेटफ्लिक्स का जो रिवार्ड है उसको हमने बुक पढ़ने के साथ कनेक्ट कर दिया।
आप जो करना चाहते हैं उसे उस चीज के साथ मिला दीजिए जो आपको करना चाहिए। ये ब्रेन को सिर्फ ट्रिक करना नहीं है, ये ब्रेन को रिवायर करना है। ट्रस्ट मी, टेम्पटेशन बिल्डिंग का स्मार्ट यूज करके आप नियरली किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ और चीजें भी जानना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपके लाइफ को कितना कंट्रोल करता है या फिर वो आपकी लाइफ की कंडीशनिंग में कितना मोल रखता है, तो शायद आप कहेंगे कि मैं अपने लाइफ को खुद ही कंट्रोल करता हूं, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ही लेता हूं। लेकिन ये गलत है। आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपके लाइफ को कंट्रोल करता है, एक्टिवली नहीं लेकिन पैसिवली। तो बिहेवियर चेंज करने के लिए हमें उस रोल को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे समझते हैं हम चैप्टर 9 से, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। यानी कि आपके हैबिट्स बनाने के पीछे आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या भागीदारी है। तो चलिए इस चैप्टर को भी एक कहानी से शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा परिवार जहां बच्चों के लिए ना कार्टून इम्पोर्टेंस था, ना ही टॉयज, बल्कि उनका पूरा जीवन एक ही चीज के अराउंड घूमता रहा, जो कि है चेस। सन 1965 हंगरी का एक आदमी था, लास्लो पोलगर। उसका मानना था कि कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है, बस उसका सही तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए। बाय बर्थ कोई टैलेंट होता है, ये चीज उसके लिए मिथ था। उसका मानना था ए जीनियस इज नॉट बोर्न बट इज एडुकेटेड एंड ट्रेंड। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया अपने ही परिवार के साथ। लास्लो ने कार्ला नाम के एक लेडी से शादी किया, एक ऐसी टीचर थी जो उसके विचारों को समझती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि चेस ही बनेगा उनके बच्चों का खेल, पैशन और फ्यूचर, सब कुछ। तो उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया और उन 3 बच्चों को होम स्कूलिंग करवाया गया। चेस बुक्स, फेमस चेस प्लेयर्स की पिक्चर्स और चेस मैच का डिटेल एनालिसिस, ये उनके घर का रूटीन था डेली का। उन्होंने अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को चेस से जुड़ी हुई चीजों से भर दिया। और फिर आए पोलगर सिस्टर्स, सुसान, सोफिया और जूडिट, यानी कि उनके 3 लड़कियां। और उन्होंने सच में कुछ कमाल का किया। सुसान सिर्फ 4 साल की उम्र में एडल्ट्स को हरा पाती थी। सोफिया वर्ल्ड चैंपियन बनी सिर्फ 14 साल की उम्र में। जूडिट ने बॉबी फिस्चर, जो कि उस समय चेस का ग्रैंड मास्टर हुआ करता था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और सिर्फ 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनी। और 27 साल की उम्र तक आते आते वो वर्ल्ड की नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर थी। ये उनके लिए कोई रूटीन नहीं था, ये उनका एक मजेदार लाइफस्टाइल था। वो चेस से प्यार करते थे, वो चेस में जीतते थे और सच में यही उनकी दुनिया थी। पोलगर सिस्टर्स कहते हैं उनका लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा कल्चर हमारे हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाता है। सोचिए, कोई ऐसा हैबिट्स है जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको दिया है। ह्यूमंस हार्ड एनिमल है, ट्राइब से अलग होना मतलब डेथ सेंटेंस था हमारी पूर्वजों के लिए। हमारी सर्वाइवल स्टेज में उनके लिए बॉन्डिंग जरूरी था, जैसे जानवर टीम बना करके शिकार करते हैं, जिससे उनको जीतने की चांसेस बढ़ जाता है। भैंसों का झुंड जंगल में तब तक सुरक्षित है जब तक वो झुंड में है। जब भी कोई झुंड से अलग हो जाता है, बस उसका कहानी खत्म। वैसे तो इंसान की बहुत सारी स्पीसीज रहता था पहले, जो कि अभी नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इंसान की वो स्पीसीज बच पाया, यानी कि हम जिस स्पीसीज के वंशज है वो कोलैबोरेशन और इम्प्रोवाइजेशन से ही जीते। इसलिए बिलोंग करने की इच्छा डीप है और ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हम अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी के स्क्रिप्ट्स को फॉलो करते हैं। मैरिज, किड्स, हॉलीडेज, ये सब इनविजिबल रूल्स है जो कि अलग अलग सोसाइटीज के हिसाब से अलग अलग होता है। माइकल डी मोंटिग ने कहा कि हर सोसाइटी के अलग अलग कस्टम्स होते हैं जो हम इंसान अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। ह्यूमन हार्ड एनिमल्स है, हम सबको किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा बनना होता है और इसी नीड के वजह से हम अपने हैबिट्स को उन ग्रुप के नॉर्म्स के हिसाब से बदल देते हैं। आपके आसपास के सभी लोग अगर फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो आपका जिम जाना बहुत आसान बन जाता है। अगर आपके आसपास सारे लोग चेस खेल रहे हैं जैसे पोलगर सिस्टर्स का कल्चर में था, तो चेस सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, एक कल्चर बन जाता है। तो आइए हम सोसाइटी को साइंटिफिकली समझते हैं।
तो हम नियरली 3 तरीके की इंसान से इंटीमेट करते हैं। पहला है द क्लोज, यानी कि जो हमारे आसपास होता है। हम पेरेंट्स, दोस्तों या अपने पार्टनर की हैबिट्स कॉपी करते हैं। एक स्टडी ने बताया कि आपका दोस्त अगर ओबीज है, यानी कि हद से ज्यादा मोटा है, तो आपकी ओबीज होने की चांसेस 57% बढ़ जाता है। पेरेंट्स के आर्गुमेंट्स, फ्रेंड्स का स्टाइल, कोवर्कर्स का स्टाइल हम कॉपी करते हैं। ऐसे क्लोज लोगों के साथ अपने कल्चर को जोड़िए जहां आपके डिजायर्ड बिहेवियर उनके लिए नॉर्मल हो, यानी कि ऐसा चीज जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वो चीज उस कल्चर में ज्यादातर लोग ऑलरेडी कर रहा हो। क्या ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें आप फिट हो सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए। तो आइए हम दूसरे कैटेगरी को जानते हैं, द मेनी, यानी कि जो मेजोरिटी को फॉलो करता है। वो चीज गलत हो तब भी हम उस ग्रुप के साथ मैच होना चाहते हैं। चिंपैंजीज के ऊपर भी एक स्टडी किया गया था जिसमें चिंपैंजीज भी बेटर मेथड छोड़ देते हैं जब उनके ग्रुप को चेंज किया जाता है। अब हम तीसरे तरीके के लोगों के साथ मिलते हैं, द पावरफुल, यानी कि जो रिस्पेक्टेड है। पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस, ये सब हम चाहते हैं। हम चाहते हैं पिन्स, टाइटल्स, प्रेस्टीज। हिस्टोरिकली स्टेटस वाले लोगों का रिसोर्सेस और सर्वाइवल की चांसेस बढ़ जाते थे। हम उनके हैबिट्स को कॉपी करना चाहते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या इलोन मस्क या आपका एरिया का कोई पावरफुल व्यक्ति। उनका नाम, उनका स्टाइल, उनका डिसिप्लिन हम सब कॉपी करना चाहते हैं। इसलिए पावरफुल लोगों का हैबिट्स को इवोल्यूट कीजिए, लेकिन एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है। कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जिसका हैबिट्स को आप फॉलो करते हैं। हम सिर्फ फिट दिखना नहीं चाहते हैं, हम सबसे यूनिक भी बनना चाहते हैं। जिम में सभी एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज आपको सभी से अलग बनाएगा। हम मसल अप्स वाले जिम में जाना या फिर टॉप किड्स वाले पेरेंट्स बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में स्टैंड आउट करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने आइडियल्स की कुकिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन टोन या प्रेजेंटेशन कॉपी करते हैं। हमें रेस्पेक्ट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, और जो चीज ये सब कुछ बढ़ाता है वो चीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है हमारे लिए। पोलगर सिस्टर्स के लिए चेस उनका कल्चर था, ग्रैंड मास्टर बनना उनके लिए स्टेटस सिंबल था। इसीलिए उन्होंने अपनी हैबिट्स कभी नहीं छोड़ी। ये मत सोचिए कि आपके हैबिट्स सिर्फ आपके डिसीजन का ही रिजल्ट है। अक्सर वो उन लोगों का रिफ्लेक्शन भी होता है जिन लोगों के साथ आप वक्त बिताते हैं। तो अगर अपने हैबिट्स बदलना है तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलिए, लोगों को बदलिए, कल्चर बदलिए, ट्राइब्स बदलिए। तभी तो बदलेगा आपका रूटीन और आप बन पाओगे वो इंसान जिसे आप एडमायर करते हैं। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है अगली चैप्टर पढ़ने से हमारे लिए ये आसान बन जाए। तो चलिए हम इस नियम की आखिरी चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपके अंदर कोई बुरी आदत है? एक ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन आदतों के पीछे की असली वजह क्या है? हो सकता है आपको वो कारण पता चलने से आप उस चीज को छोड़ सकते हैं। हो सकता है अगर आपको वो कारण पता चल जाए तो आप उस आदत को बदल पाए। तो चलिए जानते हैं और सुधार करते हैं चैप्टर 10 को पढ़ करके। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेस ऑफ योर बैड हैबिट्स, यानी कि कैसे ढूंढे और सुधारे अपनी बुरी आदतों की कारणों को। 2012 की वक्त था। मैं यानी कि मिस्टर जेम्स क्लियर यहाँ पर अपनी कहानी बता रहे हैं। मैं इस्तांबुल की पुरानी गलियों की एक अपार्टमेंट के अंदर बैठा था। मेरे साथ था माइक, एक दोस्त जो टर्की में 5 साल रह चुका था। उस रात हम 7 लोग डिनर पर थे और उस ग्रुप में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी थी। मैंने अपना एक टर्किश दोस्त से पूछा कि तूने स्मोकिंग कब शुरू किया? उसका जवाब था दोस्तों की वजह से। सब कुछ तो वहीं से शुरुआत होता है, लेकिन आगे की बात दिलचस्प थी। हम लोगों में से आधे लोग अपने जिंदगी में स्मोकिंग को छोड़ पाया था। माइक ने कहा, एक किताब ने मुझे स्मोकिंग छोड़ने में बहुत मदद किया। एलिन करेगी द इजीएस्ट वे टू स्टॉप स्मोकिंग। ये किताब एक ही चीज बार बार कहती है, तुम कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहे हो, तुम तो अपनी जिंदगी में आजाद हो रहे हो। स्ट्रेस सिगरेट से कम नहीं होता है, बल्कि आपका दिमाग और शरीर दोनों इस चीज की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो अगर सुधार करना है तो अपने बैड हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, यानी कि बैड हैबिट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमें पसंद ही ना आए वो चीज करने में। ये सब एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है। द सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज की उल्टा वर्जन, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अब हम पढ़ेंगे क्रेविंग का सीक्रेट कोड।
हर बिहेवियर के पीछे एक क्रेविंग होता है, लेकिन वो क्रेविंग सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पर ही होता है। असली वजह होता है सर्वाइवल। चलिए इसे आसानी से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मुझे पिज्जा खाने की मन कर रहा है तो असली वजह है भूख। क्रेविंग सिर्फ यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन है। क्रेविंग यहाँ पर एक छुपी हुई जरूरत है। ह्यूमन डिजायर्स टाइमलेस है, यानी कि हजारों साल पहले हमारी बेसिक डिजायर्स सेम ही थे, जैसे कि एनर्जी बचाना, प्यार ढूंढना, लोगों से जुड़ना या कम्युनिटी का हिस्सा बनना, अप्रूवल जीतना और प्रेस्टीज कमाना। क्रेविंग असल में इन्हीं चीजों का मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि हम उस चीज की ऊपर की लेयर्स को तोड़ते चले गए तो आखिर में हमें यही चीज मिलेगा। जैसे कि आज की टिंडर लव के लिए, फेसबुक बॉन्डिंग के लिए, इंस्टाग्राम अप्रूवल के लिए, वीडियो गेम्स स्टेटस के लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, टिंडर, ये सब का डिजाइन एक ही चीज को टारगेट करता है, हमारी पुरानी जरूरतें नए टूल्स के जरिए। आपके दिमाग क्यूज को सेंस करता है और एक प्रेडिक्शन बनाता है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हैं और आपको ग्रीन लाइट दिखता है, तब आप गेस करते हैं कि अब मुझे एक्सीलेटर दबाना सही होगा। प्रेडिक्शन से फीलिंग आता है और फीलिंग से एक्शन आता है। ये तीनों मिलकर बनते हैं हैबिट लूप। एक सिगरेट किसी को क्रेविंग देगी या और किसी को गंदी स्मेल। सब कुछ डिपेंड करता है प्रेडिक्शन पर। क्रेविंग क्या है? एक फीलिंग कि कुछ मिसिंग है, एक सिग्नल कि कुछ बदलना चाहिए। ये एक गैप है करंट और डिजायर्ड स्टेट का, और यही एक्शन का सोर्स बन जाता है। एंटोनियो दमासाओ ने कहा कि इमोशन ही है जो हमें बताता है कि क्या चीज सही और क्या गलत है। तो हम अपने हार्ड हैबिट्स को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं? एक छोटा सा शिफ्ट और आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट कीजिए। हैव टू से गेट टू कीजिए। आपको जल्दी उठना है? नहीं, आपको जल्दी उठने का एक मौका मिला है। आपको कस्टमर को कॉल करना है? नहीं, आपको बिजनेस करने का एक मौका मिला है। आपको कुकिंग करना पड़ेगा? नहीं, आपको अपने फैमिली को प्यार करने का मौका मिला है। आपको ऑफिस जाना है? नहीं, आपको ऑफिस जाने का एक मौका मिला है। आपको अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है? नहीं, आपको अपने बच्चों की खाना बनाने के लिए अधिकार मिला है। एक आदमी व्हीलचेयर में था। जब उसे पूछा गया क्या वो उस व्हीलचेयर से अपने आप को कॉन्फाइंड फील करता है, उसका जवाब था, मैं कॉन्फाइंड नहीं हूं, मैं लिबरेटेड हूं। व्हीलचेयर ने मुझे जीने दिया, मैं इसके वजह से ही घर से बाहर निकल सकता हूं। रीफ्रेमिंग इज इक्वल टू माइंडसेट हैकिंग। हमें अपने सोच बदलना है, अपने माइंडसेट का छोटा सा शिफ्ट करना है। जैसे कि एक्सरसाइज मसल तोड़ना नहीं, उसे बनाना होता है। पैसा सेव करना, ये हमारे लिए त्याग नहीं, एक आजादी है। मेडिटेशन, ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, ये हमारे लिए रीफोकस करने का एक अपॉर्चुनिटी है। प्रेजेंटेशन करने से पहले या कहीं पर प्रेजेंट होने से पहले जो हिचकिचाहट होता है, वो स्ट्रेस नहीं, वो एड्रेनलिन रश होता है। हैबिट्स के बेनिफिट के ऊपर फोकस कीजिए। क्या कोई ऐसी हैबिट है जिसे आप रीफ्रेम कर सकते हैं? एक फेमस बॉक्सर एड लतीमोर, उसे एक्सरसाइज करने के समय कान में हेडफोन लगा के गाना सुनने की आदत था, जिसे उसे जोश और कंसंट्रेशन मिलता था, जो कि जिम के लिए जरूरी है। फिर उसने लिखते वक्त हेडफोन लगा के लिखना शुरू किया, जिसे उसे फिर से कंसंट्रेशन मिलने लगा। लेकिन अब बिना कुछ गाने प्ले किए, और इस रिफ्रेमिंग की वजह से उसका फोकस बढ़ गया। इसका वजह है कंडीशनिंग। हेडफोन इक्वल टू फोकस। म्यूजिक के साथ शुरू किया और फिर एक क्यू बन गया। एक बास्केटबॉल प्लेयर हर मैच से पहले 10 मिनट की एक रिचुअल एक्टिविटी करता है और रिजल्ट उसे ऐसा लगता है कि अब गेम मोड ऑन हो चुका है। आप भी अपने लाइफ में ऐसे रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। 3 डीप ब्रेथ लीजिए, मुस्कुराइए, अपने डॉग को प्यार कीजिए। ये सिंपल क्यूज बन जाता है हैप्पीनेस का स्विच। मतलब कि कुछ सीरियस काम करने से पहले इन क्यूज का इस्तेमाल कीजिए। पॉजिटिव एसोसिएशन से बैड हैबिट्स फिक्स हो सकते हैं। बस रिचुअल से माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। एलन करी ने स्मोकिंग को रेडिकुलस बनाया। हम भी अपने बैड हैबिट्स को ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं। अपने प्रेडिक्शंस को चेंज कीजिए और फीलिंग्स को शिफ्ट कीजिए। ऐसा करने से हार्ड हैबिट्स अट्रैक्टिव बन जाएंगे। ये एक गैप है, करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट का बीच का गैप, तो उसे ब्रिज कीजिए। बैड हैबिट्स के क्यूज को ढूंढिए, उन्हें रिफ्रेम और रिचुअल से कॉन्कर कीजिए। क्या ऐसा कोई रिचुअल है जो आप अपने हैबिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचना शुरू कर दीजिए। बुरी आदत हटाना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर दें
तो आप हार्ड हैबिट्स को भी डिजायरेबल बना सकते हैं। प्रेडिक्शन बदलिए, एसोसिएशन बदलिए और फिर देखिए कैसे हर दिन आपके एक नया ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बन जाता है। लेकिन ये तभी काम आएगा जब आप एक्शन लेंगे। आप प्लान को एग्जीक्यूट करने के समय है। एक हैबिट चुनिए और उसके क्यूज को ढूंढिए और आज से ही उसे फिक्स करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब का ये पार्ट और इसके अंदर 3 लेसन्स और 10 चैप्टर्स हमने कवर किया। तो अब हमें इस पार्ट को खत्म करना पड़ेगा। मेरा आशा है कि मैं आपको ये लेसन्स दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझा पाया हूँ और ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा और यही मेरा मकसद है। तो बस अब कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के सामने इस एटॉमिक हैबिट किताब का पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसे हम इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो चलिए आपके साथ मिलते हैं पार्ट 2 में। नमस्ते।